सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। पूरी क्लास को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए आपको आधी समीकरण दे दे तो आगे की समीकरण कैसे करनी है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है, सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसे ही मैंने लिखा रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि कोई क्रिया होती है और क्रिया करता कौन है? पदार्थ करते हैं। कौन करता है? अभी पदार्थ करते हैं। जब मान लो दो या दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद बदल जाते हैं, इसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ आपस में अंतः क्रिया करके बदल जाते हैं और एक नई चीज बना देते हैं, नया पदार्थ बना देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब पदार्थ आपस में, जब पदार्थ आपस में अंतः क्रिया करके बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें पदार्थ हैं, वो क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देंगे, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जिसे सिंपल सा उदाहरण देता हूं, घरों में हम क्या करते हैं, जब हम दही का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दूध के अंदर थोड़ा खट्टा पदार्थ डालते हैं और दूध और वो खट्टा पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देंगे, जिसे हम दही कहते हैं। जैसे घरों में हम देखते हैं कि दूध होता है और दूध में हम थोड़ा सा क्या मिला दें? खट्टा पदार्थ। दूध एक अलग पदार्थ है और खट्टा जो पदार्थ है वो दूसरा पदार्थ है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। जब दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में क्या करेंगे? वही अंतः क्रिया करेंगे। जब वो अंतः क्रिया करेंगे तो ये दोनों बदल जाएंगे और बदलने के जस्ट बाद जो तीसरा पदार्थ बनेगा वो क्या है? दही। क्या होगा भी? दही। तो इसे ही क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के जो मुख्य गुण हैं वो होते क्या हैं? रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। पहली बात तो जैसे ये अलग पदार्थ है और ये अलग पदार्थ है, लेकिन इन दोनों से जो बना है वो तीसरा एक नया ही पदार्थ है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें जो परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है, परमानेंट होता है। यानी दूध से एक बार जब दही बन गई तो वापिस दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और तीसरा जो इसका परिवर्तन है कि इस अभिक्रिया में अंतिम पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ पुनः नहीं बनाया जा सकता। ये भी एक गुण होता है कि जो बाद वाला जो पदार्थ बना है इससे पहले वाला पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। चलो ठीक है। और चौथा जो इसका पॉइंट है वो है कि ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जो रिवर्सिबल नहीं होते, यानी एक बार नया पदार्थ बन गया, वापिस नए से पुनः पहले वाला पदार्थ नहीं बनेगा। यानी ये जो है अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक दिशीय होते हैं। ये परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं, वापिस बैक नहीं आते। तो ये इसके गुण हैं। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण, तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण हम लिखेंगे जो कि पूछे भी जाते हैं और आपको ध्यान में भी होना चाहिए। पहला है कि इसमें नया पदार्थ बनता है। कैसा पदार्थ बनता है? नया पदार्थ बनता है। चलो ठीक है। दूसरा कि इसमें नए पदार्थ से
पुनः प्रारंभिक पदार्थ यानी पहले वाला पदार्थ नए पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। चलो ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, यह परिवर्तन या यह अभिक्रियाएं, यह परिवर्तन स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। चलो ठीक है। और चौथा, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, यानी जो रिवर्सिबल नहीं होते, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो ये इसके 4 पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे मैं लिखूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन एक अलग पदार्थ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा क्या आगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, इसमें नया पदार्थ बनता है, कार्बन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन है एक अलग है, तो दोनों क्रिया करेंगे, इन दोनों से अलग बना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और फिर है, इसमें नए पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। तो यानी जो CO2 है, इससे पहले वाले पदार्थ वापिस नहीं बनाए जा सकते। और फिर है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, एक बार जो परिवर्तन हो गया वापिस पहले वाला नहीं होगा भाई। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक दिशीय होते हैं, ये एक ही दिशा में चलते हैं, इधर वापिस इधर से इस दिशा में नहीं होंगे। तो ये इसके 4 मुख्य गुण हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब पदार्थ आपस में क्रिया करके बदलते हैं और नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अभिक्रिया में होता क्या है। हमने अभिक्रिया की परिभाषा देखी, दूसरी बात हमने रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं देखी या गुण देखे, और तीसरी बात आती है कि अभिक्रिया में होता क्या है। जो अभिक्रिया में क्रिया करते हैं वो पदार्थ कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अभिक्रिया। अभिक्रिया, रिएक्शन, ध्यान दें, अभिक्रिया। अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक, या इसी को हम कहते हैं क्रियाकारक, और उसके बाद आता है उत्पाद, या इसी को हम कहेंगे क्रियाफल। ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया में होता क्या है। अभिक्रिया में एक तो होता है अभिकारक या क्रियाकारक, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। उसके बाद है उत्पाद या क्रियाफल, या जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अभिकारक कौन से पदार्थ होते हैं? जो क्रिया करते हैं, जो क्रिया करते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक वे पदार्थ होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं। और क्रियाफल क्या होते हैं? जो क्रिया के बाद बनते हैं, जो क्रिया के बाद बनते हैं। ठीक है। अभिकारक या क्रियाकारक जो आपस में क्रिया करेंगे, चलो ठीक है। और क्रियाफल या उत्पाद जो क्रिया के बाद बनेंगे, ये होते हैं उत्पाद। ठीक है। और इन दोनों के बीच में, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में एक अभिकारक जब क्रिया करके आगे उत्पाद बनाएगा तो दोनों के बीच में एक तीर का निशान, एरो लगाया जाता है,
ये तीर का निशान क्या करता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है। भाई ये आपसे पूछा जाता है कि अभिक्रिया के अंदर तीर के निशान का क्या कार्य है, तो यह अभिक्रिया की दिशा बताता है। ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया में कितनी चीजें होती है? अभिकारक होता है, इसी को हम क्रियाकारक कहते हैं। ये होता क्या है कि वे पदार्थ जो क्रिया करते हैं, उसके बाद है उत्पाद या क्रियाफल, वे पदार्थ जो क्रिया के बाद बनते हैं। जैसे अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और बनाएंगे क्या? उत्पाद, और इन दोनों के बीच में लगाया जाता है तीर का निशान। ये तीर का निशान क्या करता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है। ठीक है। अब अभिकारक जो है वो हमेशा हमेशा तीर के कौन सी साइड लिखे जाएंगे? बाईं ओर, बाईं ओर। ध्यान दें, अभिकारक जो हैं वो तीर के हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं, और उत्पाद जो हैं वो तीर के हमेशा कहाँ लिखे जाएंगे? दाईं ओर। तो ये थी अभिक्रिया के अंदर इतनी चीजें होती हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान, तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताएगा। अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर लिखेंगे और उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर लिखेंगे। अगर आपको याद नहीं रहे तो इतना ध्यान रखें कि ए भी, यहां पर भी है तो भी का आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगा लो, भय मतलब बाईं ओर, और इसमें उत्पाद इधर द आ रहा है, द का मतलब दाईं ओर। बस ये कोई नियम नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक है आपको याद करने के लिए। ये विकारक तीर के बाईं ओर लगाते हैं और उत्पाद तीर के दाईं ओर लगाते हैं। तो ये थी रासायनिक अभिक्रिया। हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी, उसके गुण देखे, अब अभिक्रिया में होता क्या क्या है मैंने वो भी देखा। ठीक है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण की कि रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं। तो ध्यान दें, रासायनिक समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। अब रासायनिक समीकरण, ध्यान दें भाई, हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, उसके अंदर अभिकारक क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, लेकिन हमने उन अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीक या सूत्र के रूप में नहीं लिखा था। रासायनिक समीकरण क्या कहती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को सूत्र या प्रतीक के रूप में लिख देना क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। यानी इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व बनने वाले उत्पादों को सूत्र या प्रतीकों के रूप में लिख देना या दर्शाना, लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं बड़े ही आसान शब्दों में आपको करवा रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी। ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में तो ये लिखा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो यौगिक हैं या जो तत्व हैं उनको प्रतीक के सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण है। एक ही बात है, जो भी तत्व हैं, जो भी यौगिक है वो भाग लेंगे तो अभिकारक होंगे, और जो बनेंगे वो क्या होंगे? उत्पाद होंगे। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले जो उत्पाद हैं उनको सूत्रों या प्रतीकों से लिख देना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम कि रासायनिक समीकरण, देखो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमने पढ़ा था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो क्या बनाया था? कार्बन डाई ऑक्साइड।
चलो ठीक है, ये हमने रासायनिक अभिक्रिया देखी थी। अभी तक इसको समीकरण में चेंज नहीं किया है, तो करना है क्या, कर देते हैं भाई। कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन, ध्यान दें हमने प्रतीक जब लिखे थे तत्वों के तब ऑक्साइड लिखा था, O लगाया था, उसके ऊपर चार्ज -2 था। यहां पर है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के अणु की बात हो रही है, अणु, यहां पर O2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, O2। C और O2 जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CO2। ये अब क्या बन गई, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं इनको हम प्रतीक या सूत्र के द्वारा दर्शा दें तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये थी रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, और आपकी जो 10वीं एनसीईआरटी है उसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आज मैंने रासायनिक अभिक्रिया करवाई और रासायनिक समीकरण करवाई। अब समीकरणों को संतुलित करना सिखा रहा हूं। उसके बाद जो आपकी किताब के क्वेश्चन है कल की क्लास में वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमने रासायनिक अभिक्रिया कर ली, रासायनिक समीकरण कर ली। रासायनिक समीकरण क्या होती है मैंने परिभाषा लिखी है, और इसको हम कैसे बनाते हैं कि यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और जो